और 72 वाला बच्चों 64,000 हो जाएगा। तो याद रखना है। और आइए चलते हैं बच्चों मैसूर पे, मैसूर राज्य। ठीक, सभी लोग रेडी हो गए हैं? चलिए, तुलाराम सिंह, सबका वेलकम है, सभी बच्चों का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का। मानुष सिंह, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग फटाफट बच्चों लाइव हो जाइए। आइए देखिए, मैसूर राज्य। बच्चों मैसूर राज्य जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको मैप को समझना होगा। देखिए जरा मैसूर को, ये आपको ये क्षेत्र जो दिख रहा होगा बच्चों, ये गुजरात तक आपका दिख रहा है, ये मराठा साम्राज्य है। ये आपका क्या है? मराठा क्षेत्र है। ठीक, ये मराठा क्षेत्र है। ये आपका बच्चों क्या है? ये गोवा है, ये गोवा है। ये आपका जो है ये मैसूर है, ये मैसूर की राज्य सीमा है। ये बच्चों आपका क्या है? मैसूर, ये मैसूर है। और ये आपका क्या है? त्रावणकोर है। ये आपका क्या है? त्रावणकोर है बच्चों, ये त्रावणकोर है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका बच्चों क्या है? मद्रास, मद्रास यानी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था। ये आपका पूरा उत्तरी सरकार है, जिसे उड़ीसा क्षेत्र में है ये उत्तरी सरकार। और ये वाला एरिया जो है बच्चों वो है आपका किसका? हैदराबाद के निज़ाम का। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये हैदराबाद के निज़ाम का है। ये किसका है? हैदराबाद के निज़ाम का है। ठीक है, ये हैदराबाद के क्या है? निज़ाम का है। अब देखिए यहां पर अगर मैसूर को देखें बच्चों, तो मैसूर ये वो मैसूर है जो 1761 में हैदर अली द्वारा बनाया गया। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा हम पीछे जाएं, थोड़ा हम इतिहास में अगर जाएं मैसूर के, तो कभी इस दक्षिण भारत में ये पूरा अगर हम ले लें, दक्षिण भारत अगर पूरा ले लें, तो यहाँ पर सिर्फ दो साम्राज्य हुआ करते थे। एक था बच्चों आपका बहमनी साम्राज्य और दूसरा था आपका विजयनगर। अगर आपको याद होगा बच्चों तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य हुआ करते थे। मात्र दो साम्राज्य थे यहाँ पर, विजयनगर और बहमनी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दो साम्राज्य हुआ करते थे। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कहा जाता है कि इस बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में जो बहमनी और विजयनगर बच्चों ये दोनों बने थे किसके समय? यमबीटी के समय। यमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक। जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के में बच्चों तुगलक वंश की सत्ता संचालित हो रही थी, तो उसी समय ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है दक्षिण भारत में क्या हुआ था? दो साम्राज्यों का निर्माण हुआ था, दो राज्यों का, एक बहमनी था एक विजयनगर था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बच्चों अपने इतिहास से नहीं सीखा था। इतिहास से न सीखने का मतलब है कि उसने पहली बार ऐसी गलती किया कि वह उन क्षेत्रों को भी अपने प्रत्यक्ष कंट्रोल में करने का प्रयास किया जिन पर संसाधनों और परिवहन के अभाव में बच्चों माने वहां पर शासन नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ कि दो राज्यों का विकास हुआ। और ये दोनों राज्य बच्चों आपका ये जो कृष्णा नदी है और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो रायचूर दोआब है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच जो बच्चों रायचूर दोआब है, इस रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच जो आपका रायचूर दोआब है, ठीक, इस रायचूर दोआब के लिए दोनों राज्य हमेशा आपस में क्या रहे? लड़ते रहे। और उस लड़ने का परिणाम ये रहा बच्चों कि ये बहमनी साम्राज्य जो है ये 5 भागों में क्या हो गया? टूट गया। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूटा, जैसे बरार, जैसे बीदर, बरार, बीदर,
नंबर 3 गोलकुंडा, नंबर 4 गोलकुंडा हो गया, नंबर 4 आपका हो गया गोलकुंडा आपका बीजापुर, नंबर 5 आपका हो गया अहमदनगर। ये 5 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, 5 भागों में क्या हुआ, विभाजित हुआ। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये 5 भागों में विभाजित हो गया। लेकिन इन पांचों ने मिलकर बच्चों, इन पांचों ने मिलकर 1565 के तालीकोटा युद्ध में, 1565 के तालीकोटा युद्ध में बच्चों क्या हुआ, पराजित कर दिया किसको, विजयनगर। यानी विजयनगर पूरी तरह से क्या हो जाता है, यहां पर ध्वस्त हो जाता है, यानी हार गया। उसी तरह जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध में बच्चों मराठे हार गए और पानीपत थर्ड वार के बाद मराठे पुनः अपनी उस मजबूत स्थिति में नहीं आ सके जैसा वो पहले थे पेशवा बाजीराव के समय, वही स्थिति यहां पर हुई विजयनगर की। विजयनगर जब बच्चों तालीकोटा युद्ध में हारा तो विजयनगर अपनी पुनर्वस्था में नहीं आ सका जिस अवस्था में वह कृष्णदेव राय के समय था। ठीक है, तो यहां पर इसका लाभ ये हुआ कि जब विजयनगर बच्चों टूट गया तो कहा जाता है कि विजयनगर में जब यहां पर बच्चों वेंकट द्वितीय राजा हुआ करते थे, कहा जाता है कि जिस समय विजयनगर में बच्चों वेंकट द्वितीय राजा थे, विजयनगर में जिस समय वेंकट द्वितीय, उस समय ये दक्षिण का भाग बच्चों विजयनगर का ही हुआ करता था, ये पूरा एरिया विजयनगर था। कहा जाता है कि जिस समय यहाँ वेंकट द्वितीय राजा थे, अब वेंकट द्वितीय बेहद कमजोर राजा थे विजयनगर के, इसी का फायदा उठाकर बच्चों इनका सामंत था वाडियार, इनका सामंत हुआ करता था वाडियार। वाडियार ने मैसूर में यानी यहाँ पर एक नए राज्य की नींव डाला, कब, 1612 में। ठीक है, जिसे कहा जाता है बच्चों वाडियार वंश। इसी वाडियार वंश से जुड़े हुए थे कौन, हैदर अली। हैदर अली जिस मैसूर राज्य की स्थापना किया, वह मैसूर राज्य उसने किससे छीना था बच्चों, वाडियार वंश के राजा से छीना था। इसी वाडियार वंश के राजा चिक्का कृष्णराज हुआ करते थे, जिनकी कमजोरी का फायदा बच्चों हैदर अली उठाएगा और हैदर अली एक मैसूर राज्य की सत्ता की नींव डालेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक पृष्ठभूमि हमने क्लियर कर दिया कि किस तरह से बच्चों मैसूर राज्य अपने अस्तित्व में आया। ठीक है, लेकिन इस तरह से काम नहीं बनेगा। आप लोग बच्चों पहले लिंक को शेयर करिए फटाफट, सभी लोग लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव हो सके क्लास में। निक्की, विकास, तुला, रेनू, रेशमा, जल्दी करिए, शीला कुमारी, चलिए लिंक को शेयर करिए फटाफट। अब देखिए अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि अब इसकी कमजोरी का फायदा उठाया किसने, इसकी बच्चों कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा वेंकट द्वितीय वाडियार वंश। अब देखिए कहते हैं कि 1612 में बच्चों 1612 में वाडियार वंश की नींव पड़ी और वाडियार वंश में जब बच्चों चिक्का कृष्णराज राजा बना, वाडियार वंश में चिक्का कृष्णराज ये क्या हुआ, राजा बना। और चिक्का कृष्णराज बच्चों बेहद अयोग्य था, नाबालिग था, छोटा था। और चिक्का कृष्णराज जो है नाबालिग होने के कारण इसने क्या किया कि अपने दो भाइयों को मंत्री बनाया था, अपने 2 भाई नहीं बच्चों। ठीक है,
कहा जाता है कि चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश में जब शासक बना कौन? चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश में शासक बना कौन? चिक्का कृष्णराज। ठीक है, तो चिक्का कृष्णराज जब शासक बना बच्चों, तो इसने क्या किया कि दो भाई थे जिनका नाम था बच्चों नंदराज और देवराज। ये दो भाई थे, दोनों ने बच्चों क्या किया? महत्वपूर्ण पद हासिल किया। देवराज ने वित्त मंत्री का पद हासिल किया और नंदराज ने प्रधानमंत्री का पद, इसने बच्चों क्या किया? प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। ठीक, अब यहां पर भाई अगर यहां पर एंट्री करना हो किसको? अगर यहां पर एंट्री करना हो बच्चों आपके हैदर अली को, तो हैदर अली यहां पर कैसे एंट्री कर सकता है? हैदर अली यहां पर अगर एंट्री करना चाहे तो हैदर अली बच्चों कैसे एंट्री करेगा? भाई चिक्का कृष्णराज का विश्वास पात्र बनना चाहेगा कि इन दोनों भाइयों का? भाई सारी सत्ता तो मूल रूप से किसके हाथ में है? इन दोनों भाइयों के हाथ में है। तो सीधी सी बात है, वो किसका उत्तराधिकारी बनना चाहेगा? इन दोनों का बनना चाहेगा। तो उसने यही किया। हैदर अली बच्चों नंदराज का क्या बनना चाहा? प्रिय बनना चाहा, और इसी का विश्वास पात्र बनकर वह मैसूर की गद्दी को क्या करेगा? छीनेगा। किससे? वाडियार वंश से। ठीक है, तो आइए चलते हैं मैसूर की तरफ। देखिए, यह है आपका मैसूर राज्य और यह है बच्चों आपका हैदर अली। कहते हैं कि मैसूर वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। वर्तमान में ये मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकटदोती के समय राजा वाडियार द्वारा की गई थी। 1632 ईस्वी में मैसूर राज्य के सिंहासन पर अल्पवयस्क राजा चिक्का कृष्णराज बच्चों क्या हुआ? आसीन हुआ। ठीक है, और चिक्का कृष्णराज के समय नंदराज और देवराज नामक दो भाई क्या थे? उसके संरक्षक नियुक्त किए गए थे। नंदराज प्रधानमंत्री के पद पर, जिसको दलवाई कहा जाता है, और देवराज वित्त मंत्री के पद पर था, यानी वित्त विभाग का प्रमुख था, नियुक्त हुआ। दोनों भाइयों ने मैसूर राज्य की सारी शक्ति अपने साथ में निहित कर ली थी, यानी सारी शक्तियां बच्चों किसके हाथ में निहित थी? नंदराज और देवराज के हाथों में निहित थी। कहा जाता है कि चिक्का कृष्णराज मतलब नाम मात्र का शासक था। ठीक, दोनों भाइयों के हाथ की कठपुतली बना रहा चिक्का कृष्णराज। और अगर यहाँ से हैदर अली को बच्चों एंट्री करना है, मैसूर राज्य में गद्दी लेना है, तो वह कहीं न कहीं नंदराज और देवराज का क्या करेगा? विश्वास पात्र बनना चाहेगा। वह कभी भी चिक्का कृष्णराज के पक्ष में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हैदर क्या करता है बच्चों? किस तरह से उसने अपनी योग्यता का उपयोग किया। कहा जाता है कि नंदराज के समय में धन वसूल करने के उद्देश्य से मराठों ने कई बार मैसूर पर आक्रमण किया। भाई जिस समय चिक्का कृष्णराज सत्ता में थे, उस समय नंदराज के समय में धन वसूलने के उद्देश्य से मराठे, चूंकि उस समय अपने चरम पर थे, शक्ति के रूप में एकदम मजबूत थे। और इस समय बच्चों अगर याद होगा आप, तो बाजीराव फर्स्ट मराठा पेशवा था, जो मस्तानी वाला बाजीराव, जो कभी हारा नहीं अपने जीवन में बच्चों, लेकिन हारा तो सिर्फ एक औरत के सामने। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पर इससे मैसूर की आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति नष्ट हो गई और इसका लाभ उठाकर हैदर अली नामक एक व्यक्ति ने 1761 ईस्वी में मैसूर पर अधिकार कर लिया तथा स्वयं शासक बन गया। ठीक है, स्वयं शासक बन गया। हैदर का जन्म 1721 ईस्वी में मुटीकोटा नामक गांव में हुआ। हैदर का जन्म 1721 में कहाँ हुआ? मुटीकोटा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम फतह मोहम्मद था। इनके पिता का नाम बच्चों क्या था? फतह मोहम्मद, जो मैसूर राज्य के एक साधारण सेवक थे। हैदर अली ने अपने जीवन की शुरुआत मैसूर राज्य में एक घुड़सवार सैनिक के रूप में किया था। किस रूप में किया? घुड़सवार सैनिक के रूप में किया। ठीक है, घुड़सवार सैनिक के रूप में किया और शीघ्र ही वह अपनी योग्यता के बल पर प्रधानमंत्री नंदराज का विश्वास पात्र बन गया। ठीक, और 1725 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल, ये बच्चों डिंडीगुल है, हैदर अली ने
डिंडीगुल नामक स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया और फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती किया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों फ्रांसीसियों को अपनी सेना में क्या किया, भर्ती किया। और शासक बनने के बाद हैदर अली ने विदनूर, सुंडा, सेंध कुडुप्पा, कनारा तथा मालाबार क्षेत्र को जीतकर अपने अधीन कर लिया। ठीक है, कह रहा कि शासक बनने के बाद हैदर अली ने विदनूर, सुंडा, सेंध कुडुप्पा, कनारा तथा मालाबार क्षेत्र को जीतकर अपने अधीन कर लिया। यानी जैसे ही इसने सत्ता को हासिल किया बच्चों, इसने अपने सत्ता का विस्तार करना शुरू कर दिया और तटीय क्षेत्रों में विस्तार करेगा। मालाबार जीतने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्र तट तक अपनी पहुंच बनाना। यानी मैसूर को अगर आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ना पड़ेगा। मैसूर को अगर आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है बच्चों, तो उसे क्या करना होगा? मैसूर राज्य से जोड़ना होगा। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जब तक जो है हैदर अली बच्चों करा कि विदनूर, शुंडा, सेंध, कुडप्पा, कनारा तथा मालाबार क्षेत्र को जीतकर अपने अधीन कर लिया और अपनी पहुंच जो है वो मालाबार तट तक करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है बच्चों, जब वह समुद्र तट तक अपनी पहुंच बनाएगा तो कहीं न कहीं इससे जो है जो यूरोपीय व्यापारी हैं, जैसे कंपनियां हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्रभावित होना शुरू होगी। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो शुरू हुआ, जो 67 से 69 तक चला, इसका क्या रीजन था, किस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो सिचुएशन है मराठों की और मैसूर की और निज़ाम की, ये तीनों शक्तियां बच्चों दक्षिण भारत में आपस में हमेशा उलझी रही, हमेशा ये लड़ती रही। ठीक है, ये दक्षिण भारत में बच्चों हमेशा क्या करती रही? लड़ती रही। तो वहां पर बच्चों देखिए, अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच हुआ। दक्कन में हैदर अली के बढ़ते प्रभाव से दक्कन की अन्य शक्तियां बच्चों चिंतित हो उठी, जिनमें निज़ाम था। भाई हैदर अली जब दक्कन में अपना योगदान इसने बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो दक्कन में इसका प्रभाव जब बढ़ना शुरू किया बच्चों, तो सबसे बड़ी समस्या किसको होगी? निज़ाम को होगी और मराठों को होगी और अंग्रेज को होगी, इन तीनों को होगी। क्योंकि ये जो दक्षिण भारत है इसमें बच्चों मूल रूप से यहाँ पर मराठे हैं, ये क्षेत्र आपका निज़ाम का है, ये आपका जो है मद्रास है। तो जब भी मैसूर मजबूत होगा तो मराठों को समस्या होगी, मैसूर निज़ाम को समस्या होगी, मराठों को होगी और किसको होगी? अंग्रेजों को होगी। ठीक, तो अब जैसे ही हैदर अली बच्चों अपने नेतृत्व में मैसूर को मजबूत करना शुरू किया, यहाँ पर 1766 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली के राज्य पर क्या किया? आक्रमण कर। जब हैदर अली मराठों से संघर्षरत था तब अंग्रेजों ने निजाम से संधि कर हैदर के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब देखिए यहाँ पर षड्यंत्र होना शुरू हुआ। कहते हैं 1766 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया। उसका कारण था बच्चों, कहा जाता है कि पानीपत का जब थर्ड वार हुआ जिसमें मराठे हारे थे, तो मराठों की हार का फायदा हैदर अली ने भी उठाया था। हैदर अली ने दक्षिणी मराठा राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक, अब जब पुनः जो है पानीपत थर्ड वार के बाद माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य जब फिर से अपनी मजबूत स्थिति में हुआ, तो उसने इस हार का बदला लेना शुरू किया और उसने मैसूर राज्य को जीतना शुरू किया। तो 1766 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली कि राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब हैदर अली मराठों से संघर्षरत था तब अंग्रेजों ने निजाम से संधि कर हैदर के राज्य पर क्या किया? आक्रमण करने की योजना बनाई। यहां पर अंग्रेजों को यह लगा कि जब दो शक्तियां एक में लड़ रही हैं तो ऐसी कंडीशन में हैदर को परेशान किया जा सकता है, क्योंकि वह एक तरफ मराठों से संघर्षरत है और दूसरी तरफ अगर हमने दूसरे मोर्चे से हमला किया तो हैदर क्या करेगा? समर्पण कर देगा। और इसी उद्देश्य से बच्चों इसने क्या किया? आक्रमण करना शुरू किया। अंग्रेजों ने निजाम से संधि कर हैदर के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है,
यानी अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि निजाम हमारे पक्ष में हो जाए, ताकि एक ही कमजोर मोहरा है वो है निजाम, निजाम मैसूर की तरफ जा सकता है। तो अंग्रेजों ने पहला प्रयास ये किया कि निजाम को ही अपने पक्ष में करने का निर्णय ले लिया कि भाई निजाम किसके पक्ष में रहेगा, हमारे पक्ष में रहेगा। यहां पर 1767 ईस्वी में जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सेना हैदर अली के राज्य पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, भेजा। ठीक है, कह रहा कि सेना हैदर अली के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और इसी के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का श्री गणेश हुआ। इसी के साथ बच्चों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या हुआ, श्री गणेश हुआ। ठीक, हैदर ने मराठों से संधि कर ली, तथा अब यहां पर हैदर ने भी बच्चों क्या किया, कूटनीति अपनाया। एक बात अपने दिमाग में एकदम बना लीजिए कि हैदर जो है प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोनों शक्तियों को, मराठा और निजाम दोनों शक्तियों को अपने पक्ष में रखने में सफल रहा। लेकिन टीपू जब लड़ा बच्चों, टीपू तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये दोनों शक्तियां मराठा और निजाम ये किसके पक्ष में रहेंगी, ये पक्ष में रहेंगी किसके, अंग्रेजों के। ठीक है, ये बच्चों अंग्रेजों के पक्ष में आपको दिखाई देंगे। कहते हैं हैदर ने मराठों से संधि कर ली तथा कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई महफूज खां की मदद से निजाम को भी अपनी ओर मिला लिया। यानी मराठों से, जिस मराठों से युद्ध कर रहा था बच्चों हैदर अली, उलझा हुआ था, उन मराठों से हैदर अली ने तुरंत समझौता कर लिया, संधि कर लिया, यहां विवाद को निपटा लिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे यह फायदा हुआ कि अगर मराठों से संधि ना करता तो हैदर अली को दोनों मोर्चे पर लड़ना पड़ता, और दो मोर्चे पर हैदर अली एक साथ नहीं लड़ सकता था। युद्ध की रणनीति बच्चों यही थी कि यहां पर सबसे बड़ा फायदा ये था, ठीक है, यहां पर सबसे बड़ा फायदा ये था कि यहां पर सबसे बड़ा फायदा ये था बच्चों कि एक समय में वह एक युद्ध लड़ सकता था। यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसने मराठों समझौता किया। जो निजाम अंग्रेजों की तरफ चला गया था, उस निजाम को उसने मोहम्मद अली के भाई महफूज खां की मदद से क्या किया, अपने पक्ष में कर लिया। तो ये एक प्रॉफिट हुआ। ठीक, लेकिन जोसेफ स्मिथ ने तीनों सेना को सम्मिलित रूप से क्या किया, पराजित कर दिया। कहां पर बच्चों, चंगाया घाट और त्रिनोमोली के युद्ध में, चंगाया घाट और त्रिनोमोली के युद्ध में परास्त कर दिया। इस पराजय के बाद निजाम और मराठे हैदर अली का साथ छोड़ दिए। जब यहां पर जोसेफ स्मिथ के द्वारा ये हार गए, ठीक है बच्चों, जोसेफ स्मिथ के द्वारा जब ये हार गए, पराजित हो गए, तो यहां पर जो मराठे और निजाम थे दोनों ने तुरंत जो है हैदर अली का साथ छोड़ दिया। लेकिन हैदर अली बच्चों एक योग्य योद्धा था, उसने हार नहीं मानी, उसने अपना साहस नहीं छोड़ा, वह लगातार युद्ध करता रहा और 1769 में अंग्रेजी फौज को बार बार क्या किया, पराजित किया। ठीक है, पराजित किया। कदों क्लास लेने के बाद कॉल करें। तो यहां पर जो है वो क्या करता बच्चों, बार बार पराजित करता है और मद्रास के पास तक पहुंच गया। 18वीं शताब्दी में मद्रास काउंसिल के सदस्य भयाकुल हो गए। यानी जब मद्रास तक पहुंच गया बच्चों हैदर अली जब मद्रास तक पहुंच गया, ठीक है, तो यहां पर अब अंग्रेज बच्चों ये डर गए कि कहीं मद्रास चला न जाए हैदर अली के कब्जे में। ठीक है, तो उसने तुरंत क्या किया कि 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। इस संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी मद्रास की संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों क्या हुआ, समाप्त हो गया। और कहा जाता है कि जो मद्रास की संधि हुई, इस मद्रास की संधि को हैदर अली ने अपने अनुसार बच्चों क्या किया, लिखवाया। ये हैदर अली की जीत थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और उसने अपने अकॉर्डिंग इस आंग्ल मैसूर युद्ध को क्या किया, मैंने लिखवाया। कहते हैं इस संधि में शर्तें क्या थी, हैदर अली ने स्वयं लिखवाया। इसके अनुसार कैदियों का आदान प्रदान किया जाएगा। यानी जो क्षेत्र आपने एक दूसरे के जीते हैं, यानी हैदर ने जो क्षेत्र एक दूसरे का जीता,
या जो कैदी एक दूसरे के बंदी बनाए गए, दोनों का क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। दोनों कैदियों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, अदला बदली होगी। अंग्रेजों ने बाह्य आक्रमण के समय हैदर अली की मदद करने का भी वचन दिया। यही एक कारण बनेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। यही कारण बनेगा बच्चों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। अंग्रेजों ने बाह्य आक्रमण के समय हैदर अली की मदद करने का भी वचन दिया था, ठीक है। और जब मराठे हैदर अली के ऊपर आक्रमण करेंगे तो यह जो है अंग्रेज जो है मदद नहीं करेंगे, और यही कारण बनेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। और इस समय गवर्नर कौन था, वेरेलेस्ट। बंगाल में इस समय गवर्नर कौन था बच्चों, वेरेलेस्ट इस समय बंगाल का क्या था, गवर्नर था, ठीक है। तो इस तरह आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों का, ठीक। अब आते हैं बच्चों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, कहते हैं 1769 ईस्वी की संधि की शर्तों का मद्रास सरकार ने पालन नहीं किया, ठीक है। और क्या पालन नहीं किया, क्योंकि इसमें एक वादा था ना कि हैदर अली के राज्य पर जब भी कोई बाह्य आक्रमण होगा तो ऐसी स्थिति में बच्चों हैदर की मदद करेंगे कौन, अंग्रेज। उस संधि में यह प्रावधान था कि जब भी हैदर के राज्य पर आक्रमण होगा तो ऐसी कंडीशन में हैदर की मदद की जाएगी, किसके द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, हैदर की मदद होगी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जब 1771 में मराठों ने आक्रमण किया बच्चों हैदर पे, तो अंग्रेजों ने मदद इनकी नहीं किया, ठीक। कहते हैं कि जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। अंग्रेजों ने बच्चों उसकी सहायता नहीं की। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्रोधित हुआ। हैदर अली इससे क्या हुआ, क्रोधित हुआ। जब अंग्रेजों ने सहायता नहीं किया, उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब 1779 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने उसके राज्य सीमा के अंतर्गत माही की फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया। कहते बच्चों कि यहां पर जो है हैदर अली पहले से क्रोधित था, क्योंकि वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने मदद नहीं किया था। लेकिन हैदर अली का क्रोध तब और बढ़ गया जब माहे मैसूर के प्रभाव क्षेत्र में आता था। माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती थी। इस माहे पर अधिकार कर लिया किसने, अंग्रेजों ने। कहते हैदर ने मराठों और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में विपक्षी संधि कर ली। कहते हैं कि हैदर ने तुरंत जो है मराठों से और निजाम से, ठीक है, 1780 में विपक्षी संधि कर ली, जिससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हुआ। जिससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ, आरंभ हुआ। और इस युद्ध को वॉरेन हेस्टिंग ने हिंदुस्तान की प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक शक्ति से वास्तविक आसन्न युद्ध कहा, क्योंकि इसमें दक्षिण भारत की सभी शक्तियां बच्चों क्या थी, लड़ रही थी। चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो निजाम हो, चाहे वो मराठे हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, सभी इसमें लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने निजाम को अपनी ओर मिला लिया। अब यहाँ पर भाई जो संगठन हैदर अली ने बनाया मराठा और निजाम को लेकर बच्चों, अंग्रेजों ने इसे चालबाजी से क्या किया, तोड़ दिया।
निजाम को अलग कर दिया, मराठों को अलग कर दिया हैदर अली से, ताकि हैदर अली अकेला हो जाए। यहाँ पर मराठों को भी हैदर अली से अलग कर दिया गया। फिर भी हैदर अली हताश नहीं हुआ। उसने एक विशाल सेना लेकर जुलाई 1780 में कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला बोला। ठीक, क्योंकि अर्काट बच्चों, अर्काट का जो नवाब है ये सहयोगी है किसका? ब्रिटिश कंपनी का। तो अर्काट पर जब हमला बोला तो अर्काट की रक्षा का भार कर्नल वेली पर था। कर्नल वेली क्या है बच्चों? अंग्रेज है। कर्नल वेली पर था और यह परास्त हुआ। कहा जाता है कि अर्काट पर हैदर अली का कब्जा हो गया। और इस घटना पर अल्फ्रेड लायर ने कहा था बच्चों एक स्टेटमेंट, जब अर्काट पर कब्जा हो गया बच्चों हैदर अली का, तो इसी समय अल्फ्रेड लायर ने कहा था कि भारत में अंग्रेजी का भाग्य सबसे नीचे पहुंच गया। यानी यह वो दौर था जब दक्षिण भारत में अंग्रेज शक्ति सबसे कमजोर अवस्था में चली गई थी। अंग्रेजों ने निजाम को अपनी ओर मिला लिया और मराठों को भी हैदर अली से अलग कर दिया। करा कि अंग्रेजों ने निजाम को अपनी ओर मिला लिया और मराठों को भी हैदर अली से अलग कर दिया। फिर भी हैदर अली हताश नहीं हुआ। उसने एक विशाल सेना लेकर जुलाई 1780 को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर पुनः आक्रमण किया और अर्काट की रक्षा, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस घटना पर अल्फ्रेड लायर का स्टेटमेंट हो गया। कर्नल वेली की पराजय के बाद अंग्रेजों ने सर आयरकूट को अंग्रेजी सेना की कमान सौंपी और ये बेहद योग्य सेनापति था बच्चों। आयरकूट ने कई युद्ध अंग्रेजों को जिताया है, ठीक है। तो जब वेली हार गया तो यह जिम्मेदारी किसको दी गई? आयरकूट को। आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चों गवर्नर जनरल के साथ साथ यहां तक कि सेना नायकों, सेनापतियों को भी पूछा है कि किस युद्ध में कौन सा सेनापति था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आयरकूट को अंग्रेजी सेना की कमान सौंपी गई। आयरकूट ने 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा, पोलीलूर और सोलिंगलूर के युद्धों में हैदर को परास्त कर दिया। कह रहा कि 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा, पोलीलूर और सोलिंगलूर के युद्धों में हैदर को परास्त कर दिया। अंततः 7 दिसंबर 1782 को कैंसर रोग के कारण हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। तो यहां पर ये तीनों युद्ध बहुत फेमस हैं, पोर्टो नोवा, पोलीलूर और सोलिंगलूर, ठीक। इसमें हैदर क्या था? हारा था, ठीक है। किससे हारा? आयरकूट से हारा, ठीक। और इसके बाद उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व उसका योग्य बेटा टीपू जो है क्या करता है? अपने हाथ में ले लेता है। यानी हैदर अली के मरने के बाद इस युद्ध का उत्तरदायित्व तो बच्चों किसने लिया? टीपू ने ले लिया, ठीक है। इस युद्ध का उत्तरदायित्व कौन ले लेता है? टीपू ले लेता है, ठीक है। कहते हैं बच्चों को टीपू न केवल वेदनूर पर अंग्रेजों के आक्रमण को असफल कर दिया, टीपू जो है न केवल वेदनूर पर अंग्रेजों के आक्रमण को असफल कर दिया, बल्कि वह मंगलोर को भी क्या किया? घेर लिया। मंगलोर बच्चों कहाँ है? कर्नाटक में। वह मंगलोर को भी क्या करता है? घेर लेता है। मंगलोर की रक्षा का भार किसके ऊपर था? ब्रिगेडियर मैथ्यूज के ऊपर था, ठीक है। मैथ्यूज परास्त हो गया और बंदी बना लिया गया। मैथूर को बच्चों क्या करता है? मैथ्यूज को बंदी बना लेता है कौन? टीपू। यहां पर यह पराजित हो जाता है और मद्रास का गवर्नर मैकाल्टनी ने समझ लिया कि आगे युद्ध लड़ना बच्चों क्या है? उसकी सामर्थ्य के बाहर है। जब मैथ्यूज हार गया, ठीक, मंगलोर टीपू के कब्जे में चल गया, तो जो मद्रास का गवर्नर मैकाल्टनी था, इसने सोचा कि अब हम युद्ध आगे नहीं लड़ पाएंगे और इसने तुरंत क्या किया? 1784 में टीपू के सामने बच्चों मंगलोर की संधि कर ली। मंगलोर की संधि कर ली और युद्ध को समाप्त करना चाहा। कहा जाता है बच्चों इस संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग मंगलोर की संधि को पसंद नहीं करता था। यह एक तरह से बच्चों अंग्रेजों की हार थी और वॉरेन हेस्टिंग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मद्रास का गवर्नर मैकाल्टनी इस संधि को स्वीकार कर चुका था, ठीक है। कहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग क्रोध से चिल्ला पड़ा कि वह माने कौन? मैकाल्टनी। क्रोध में वॉरेन हेस्टिंग कहता है कि वह यानी मैकाल्टनी, चिल्ला उठा। वह माने कौन? वॉरेन हेस्टिंग, माफ करिएगा, कि यह लॉर्ड मैकाल्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। यानी जिस मैकाल्टनी ने टीपू से कर्नाटक को बचाने के लिए मंगलोर की संधि किया,
उस संधि के बारे में वॉरेन हेस्टिंग का विचार यह था कि इस संधि के बावजूद भी टीपू क्या करेगा, कर्नाटक को अपने कब्जे में ले लेगा। इसीलिए इस संधि को वो पसंद नहीं करता था। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा कि हैदर एक पूर्णतया सिद्धांतहीन मनुष्य था, जिसका न कोई धर्म था, न सदाचार था, न कोई दया थी। ये स्टेटमेंट बच्चों किसके बारे में है? टीपू के बारे में है। किसका? डॉक्टर स्मिथ का। इस पे कभी मेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि हैदर एक सिद्धांतहीन मनुष्य था, ठीक, जिसका न कोई धर्म था, न सदाचार था और न कोई दया थी। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? विल्किंस के अनुसार हैदर सभी मुसलमान शासकों से सबसे अधिक सहिष्णु था। विल्किंस का जबकि स्टेटमेंट है कि हैदर सभी मुसलमान शासकों में सबसे ज्यादा सहिष्णु था। सहिष्णु मतलब सभी धर्मों को समान महत्व देता था। ठीक है, ये विल्किंस का स्टेटमेंट है और ये ऊपर स्टेटमेंट किसका है? ठीक, और हैदर निरंकुश सैनिक शासक के रूप में बहुत ही सफल प्रशासक था। अब आइए थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? 90 से 92। कब से कब तक हुआ? 90 से 92। ठीक है, 90 से 92 के बीच हुआ। आइए देखिए, इस समय गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बेहद साम्राज्यवादी शासक है। इस युद्ध का कारण बच्चों क्या था? त्रावणकोर। त्रावणकोर आपने देखा था ना, एकदम नीचे था त्रावणकोर, जो मद्रास से भी सटा हुआ है और मैसूर से भी। कहते हैं कि 1789 में टीपू ने त्रावणकोर पर क्या किया? अधिकार कर लिया। यानी थर्ड मैसूर का, आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या है? त्रावणकोर। कहते हैं इसने, टीपू ने जब कब्जा कर लिया 1789 में, तो टीपू के इस कार्य से अंग्रेज काफी निराश हुए। उन्होंने त्रावणकोर के राजा की मदद का संकल्प किया। भाई टीपू, अगर देखिए, अगर टीपू बच्चों इस क्षेत्र पर कब्जा करेगा, ये त्रावणकोर है, ठीक, अब यहां पर कब्जा करने का मतलब है कि वो मद्रास तक पहुंच सकता है। तो त्रावणकोर पर जब कब्जा करना टीपू ने शुरू किया बच्चों, तो अंग्रेजों ने त्रावणकोर की मदद करने का क्या किया? निश्चय किया। इस कार्य के लिए 1784 में एक संधि द्वारा अंग्रेज वचनबद्ध हुए। किससे? त्रावणकोर से। अंग्रेजों ने त्रावणकोर से एक समझौता किया इनकी मदद के लिए। त्रावणकोर की मदद का एक समझौता किया। 1790 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों के साथ एक त्रिगुट संधि किया। कहते हैं कि 1790 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों के साथ एक त्रिगुट संधि की और टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब इसमें मराठे और निजाम किसकी तरफ रहेंगे? अंग्रेजों की तरफ। आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। इसके 3 चरण थे बच्चों। यह तृतीय युद्ध जो है 3 चरणों में लड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 बार अंग्रेज सेनापति बदलेंगे। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में लड़ा गया। प्रथम चरण में टीपू की मुठभेड़ किससे होती है? जनरल मेडोज से हुई। 1790 में मेडोज ने मित्र सेना का नेतृत्व करते हुए त्रावणकोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन वह परास्त हो गया। मेडोज यहां पर क्या हुआ? हार गया टीपू से। और इसी के साथ प्रथम चरण का युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। द्वितीय चरण में बच्चों कॉर्नवालिस ने स्वयं बच्चों नेतृत्व संभाला मेडोज के स्थान पर। 1791 में कॉर्नवालिस ने मित्र सेना का नेतृत्व स्वयं ले लिया, यानी निजाम, मराठे और अंग्रेज, इन तीनों ने मिलकर सारा नेतृत्व किसको दे दिया? कॉर्नवालिस को। उसने न केवल त्रावणकोर को छुड़ा लिया मैसूर से, बल्कि मैसूर राज्य के शहर बंगलोर पर कब्जा कर लेता है। कौन? कॉर्नवालिस। इस यहाँ पर अंग्रेज सफल रहे और वह कॉर्नवालिस बच्चों टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लेता है, लेकिन टीपू के प्रबल विरोध के कारण कॉर्नवालिस को यहाँ से वापस लौटना पड़ा और इसी के साथ द्वितीय चरण भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ना हार ना जीत, बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर मामला दिखाई दिया। तृतीय चरण में टीपू की मुठभेड़ किससे हुई? कॉर्नवालिस से फिर हुई। 1 मिनट बच्चों, गला सूख जाता है। चलिए, तो तृतीय चरण में देखिए, तृतीय चरण में टीपू की मुठभेड़ किससे हुई? कॉर्नवालिस से हुई। मई जून 1791 में कॉर्नवालिस ने एक विशाल सेना लेकर बच्चों
पुनः जो है टीपू की राजधानी का घेरा डाला। कब? 1792 में टीपू की राजधानी को फिर से घेर लिया। अब यहां पर बच्चों टीपू अपना विरोध करने में असमर्थ रहा। टीपू जो है मजबूर होकर क्या कर लिया? समझौता कर लिया। कौन सा? श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है टीपू। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि जब टीपू कर लेता है तो यहां मजबूर होकर टीपू इस संधि के अनुसार अपने दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के यहां क्या रख देता है? बंधक रख देता है। और 3 करोड़ रुपए हर्जाना देने के लिए बच्चों टीपू को तैयार होना पड़ा। और साथ ही उसने अपने राज्य का आधा भाग किसको दे दिया? अंग्रेजों को। संधि नंबर 2, ठीक है, प्रावधान नंबर 2। प्रावधान नंबर 1, अपने राज्य का आधा भाग दे दिया, जिसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र डिंडीगुल, बारामहल, दुर्ग और मालाबार क्षेत्र था बच्चों। यानी जितने भी उसके आर्थिक तौर पर संपन्न क्षेत्र थे सब ले लिया। किसने? अंग्रेजों ने। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र कार्नवालिस ने किसको दिया? मराठों को दे दिया। कृष्णा और तुंग भाई सहयोगी थे ना ये लोग, तो तुंगभद्रा कृष्णा के बीच का क्षेत्र मराठों को दिया, जो मिलना चाहिए था किसको? निजाम को। और कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र किसको दिया? निजाम को, जो मिलना चाहिए था किसको? मराठों को। इसीलिए तो कहता है कार्नवालिस ने कि हमने अपने मित्रों को मजबूत किए बिना ही पराजित कर दिया। किसको? अपने शत्रु को। यहां पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि इनका क्षेत्र उनको दिया है, उनका क्षेत्र इनको दिया है। ठीक है। और तृतीय मैसूर युद्ध के संबंध में कार्नवालिस का जो स्टेटमेंट है कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने अपने शत्रु को क्या किया? कुचल दिया। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है बच्चों। और बिपिन चंद्रा का स्टेटमेंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दक्षिण में टीपू की शक्ति को नष्ट कर वहां अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित कर दिया। ठीक है, यह रहा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? बच्चों कोई डाउट हो तो बताएं। संजू ताज, क्लियर हुआ ये सब? आइए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देख लीजिए आप लोग। लास्ट मैसूर युद्ध बचा हुआ है, इसको भी देखिए। यह हुआ बच्चों 1799 में, और इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। इस युद्ध का कारण क्या था? टीपू द्वारा अंग्रेजों के आसन्न बन जाने की संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करना। भैया लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए जाना जाता था। सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा टीपू के पास। टीपू ने इस संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक, पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था बच्चों? टीपू जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया फ्रांस के। उसने अपने यहाँ बच्चों सेवारत फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसी जल सेना लेफ्टिनेंट नागरिक रीपो को अपना अध्यक्ष चुना। हाल ही में स्थापित फ्रांसीसी प्रजातंत्र का झंडा उसने अपने यहाँ श्रीरंगपट्टनम में लगवाया बच्चों। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। उसने ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान, अरब, तुर्की और मॉरिशस में क्या किया? दूत भेजा। ठीक, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू द्वारा आश्रित संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार करने को युद्ध का कारण बनाया, जबकि वास्तविक कारण कुछ और था। भाई वास्तविक कारण यह था बच्चों कि अंग्रेजों को हराने के लिए टीपू वैदेशिक संबंध बना रहा जो आज तक किसी भारतीय राजा ने नहीं किया था। ठीक, वह अफगानिस्तान, अरब, मिस्र अपने दूत भेज रहा है। टीपू 1789 में पैदा हुई फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को आगे बढ़ा रहा है। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बन रहा है। वह अपनी सेना को फ्रांसीसी युद्ध शैली पर तैयार कर रहा है। ये सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को। सहायक संधि स्वीकार करना न करना एक बहाना था सिर्फ वेलेस्ली का। वो तो मैसूर चाहता था, मैसूर को पूरी तरह अपने अधीन करना चाहता था। अंग्रेजों ने बच्चों इसको क्या माना? अपने प्रस्ताव को जब उसने ठुकरा दिया तो इसको कारण बनाया, और परिणाम स्वरूप तीनों सेनाएं यानी अंग्रेजों की 3 सेनाएं
एक जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में, दूसरी जनरल हैरिस और तीसरी आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में 3 दिशाओं से टीपू के राज्य पर हमला बोलते हैं। इस बार एकदम माने किसी कीमत पर टीपू को छोड़ने का मूड नहीं था। 3 दिशाओं से 3 सेना नायकों के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई। स्टुअर्ट ने 5 मार्च 1799 को सेंदामीर और हैरिस ने 17 मार्च 1799 को मालवेली में टीपू को पराजित कर दिया और अंततः 4 मई 1799 के टीपू श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू के परिवार के सदस्य बेल्लोर में नजरबंद कर दिए गए। कहां पर नजरबंद किए गए? बेल्लोर में बच्चों। माना जाता है कि बेल्लोर में आगे चलकर सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, बेल्लोर विद्रोह जिसे कहते हैं 1806 में, उसमें टीपू के परिवार वालों का हाथ था। इन्होंने ही मोटिवेट किया था सैनिकों को। तो बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ, इनका हाथ होने का संदेह किया जाता है, इसलिए उन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया बाद में बेल्लोर से बच्चों। टीपू हैदर अली की पत्नी फातिमा से उत्पन्न हुआ था और टीपू का एक बहुत ही फेमस कथन था बच्चों। कहते हैं कि विलिक्स का कथन है कि हैदर राज्य बनाने के लिए पैदा हुआ था और टीपू उसे गंवाने के लिए, टीपू उसे खोने के लिए। ये बच्चों स्टेटमेंट है, हालांकि ये सच नहीं है। और टीपू की पराजय के उपरांत अंग्रेजों ने बच्चों मैसूर के मुख्य भाग और मध्यवर्ती भाग पर मैसूर के पुराने राजा कृष्णराज को फिर से वापस बैठा दिया। कनास, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम ये कंपनी के राज्य में मिला लिए गए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो कंपनी ने ले लिया। निज़ाम को क्या दिया? गूटी, गूरमकोंडा और चित्तलदुर्ग के जिले। मराठों को क्या मिला? मराठों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। चलो इतना तो कम से कम इन्होंने अपनों के प्रति वादा निभाया कि नहीं भैया हम नहीं लेंगे हिस्सा, हम मदद दे दिए, उतना बहुत है। और टीपू बच्चों एक योग्य व्यक्ति था, इसीलिए वह कहा करता था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बच्चों अच्छा नहीं। और यही होना भी चाहिए। जिंदगी जिए तो एक बेहतर व्यक्ति की तरह जिए, और ना जिए बच्चों तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ये टीपू का सिद्धांत था कि जिंदगी जिए तो शेर की तरह जिए, लेकिन भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। तो आप लोग भी एक विद्यार्थी हैं, ठीक, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए कि बेहतर कर सके अपने लाइफ को बच्चों, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे 2021 का, ठीक, उसमें आप कुछ बेहतर